हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग एक फिलिप्स का मल्टीमीटर है, ये बेंच मल्टीमीटर है। जनरली लैब में यूज़ किया जाता है। इसका मॉडल नंबर है PP9007। आज हम लोग इसी का डिसअसेंबली करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि ये कैसे काम करता है और इसके अंदर कौन कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है। सबसे पहले हम लोग इसको पावर अप कर लेते हैं और पावर अप करते ही देखिए ये खुद को कैलिब्रेट करता है। कैलिब्रेशन का मतलब होता है कि इसके अंदर जो भी सर्किट हैं ये उनको चेक करता है कि वो सही तरीके से फंक्शन कर रहे हैं या नहीं। देखिए यहाँ पे ये सही तरीके से काम कर रहा है। सबसे पहले ये वोल्टेज मेजरमेंट रेंज में है और ये ऑटो रेंजिंग मल्टीमीटर है और मैनुअल रेंजिंग भी है। मैनुअली भी आप इसको रेंज कर सकते हो और ऑटोमेटिकली तो ये खुद हो ही जाता है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मिली वोल्ट मेजरमेंट रेंज में है यहाँ पे, यानी कि ये मिली वोल्ट में मेजरमेंट लेगा। इससे हम लोग कुछ बैटरी को मॉनिटर कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इस 9 वोल्ट वाले बैटरी को मॉनिटर करते हैं, देखते हैं कितना वोल्ट हमें शो होता है। तो देखिए यहाँ पे 9.307 वोल्ट शो हुआ है। अभी हम लोग एक लिथियम आयन बैटरी को लगाने वाले हैं। ये काफ़ी दिनों से रखा हुआ था। देख लेते हैं इसमें कितना वोल्ट हमें दिखता है। आप लोग देख सकते हैं कि 2.8 वोल्ट दिखा है, जो कि काफ़ी हद तक एक्यूरेट है। रिजल्ट हमें काफ़ी अच्छा मिलता है। इसके अंदर देखिए और भी काफ़ी सारे मेजरमेंट्स हैं। जैसे आप मिली एम्पियर में मेज़र कर सकते हो करंट को। 10 एम्पियर में भी अलग से एक सॉकेट दिया हुआ है। उसके बाद इसमें आप फ्रीक्वेंसी अप टू 10 मेगाहर्ट्ज़ तक का मेज़र कर सकते हो और इनपुट वोल्टेज होगा 250 तक का, यानी डायरेक्टली आप एस का जो आपका मॉसफेट के अक्रॉस जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको भी यहाँ से देख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे और भी काफ़ी सारे स्विच हैं। जैसे आप जीरो सेट कर सकते हो। मान लीजिए आपको एरर आता है तो यहाँ पे आप इसको जीरो सेट कर सकते हैं। फिर मैनुअल वाला बटन है, इससे आप कोई भी, जैसे देखिए डीसी, अभी डीसी मेजरमेंट रेंज में है तो जीरो सेट वाला हम लोग हटा देते हैं और फिर उसको मैनुअल कर देते हैं और यहाँ से हम लोग अप डाउन कर सकते हैं। देखिए आप देख सकते हो कि अभी ये मैक्सिमम रेंज में है। इसी तरह से हम लोग चाहें तो मिली वोल्ट में भी मेजरमेंट ले सकते हैं। अभी देखिए ये मिली वोल्ट में है और आप देख सकते हो कि यहाँ पे मिली वोल्ट का मेजरमेंट हमें मिल जाएगा। तो आइए इसको डिसअसेंबल करते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ इसके अंदर है। अभी मल्टीमीटर डिसअसेंबल हो गया है। इसके अंदर काफ़ी सारे आईसी आपको दिख रहे हैं और ये काफ़ी कंफ्यूजिंग मल्टीमीटर भी है क्योंकि इसका कोई डेटा शीट हमें नहीं मिला है। फिर भी मैं काफ़ी सारे सेक्शंस को, जनरली जितने भी इसमें सेक्शन हैं उनको कवर करने का कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम लोग तो पावर सप्लाई से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ट्रांसफार्मर का यूज़ किया गया है और जनरली ये वाला जो ट्रांसफार्मर है वो आपको मॉडर्न पावर सप्लाईज में देखने के लिए नहीं मिलता है। देख सकते हो कि किस तरह से इसके वायर का कनेक्शन किया गया है। ये इसका मेंस 220 वोल्ट वाला सॉकेट है और यहाँ से 220 वोल्ट देखिए ट्रांसफार्मर के अंदर आ जाता है। वायर भी काफ़ी ज़्यादा थिक है तो यहाँ इसका जो इंसुलेशन है उसका ब्रेक होने का कोई चांस नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे एक ग्राउंड वाला वायर आप देख सकते हो कि ग्राउंडेड किया गया है चेसी के साथ में, जो कि एक सेफ्टी फीचर है और ये हर मल्टीमीटर के अंदर होना चाहिए। जनरली जितने भी हाई क्वालिटी वाले मल्टीमीटर्स होते हैं उनके अंदर आप ये चीज़ देख सकते हो कि चेसी के अंदर में इनको लगाया जाता है। जो आपका अर्थ वाला कनेक्शन है उसको डायरेक्ट आप बॉडी के साथ लगा सकते हो, या ज़्यादातर आप प्रोजेक्ट भी जो बनाते हो उसके अंदर भी आपको ऐसा ही करना है। ये एक सेफ्टी फंक्शन होता है। यहाँ पे देखिए ट्रांसफार्मर से अभी हमें एसी तो मिल गया लेकिन इसको डीसी में कन्वर्ट करना है। तो डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे एक अलग से कार्ड का यूज़ किया गया है। ये देख सकते हैं कि इसके अंदर में कैपेसिटर्स हैं, ब्रिज रेक्टिफायर्स हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये दो ब्रिज रेक्टिफायर्स का यूज़ किया गया है, दो अलग अलग सप्लाई रेल्स के लिए। जैसे इस मल्टीमीटर के अंदर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही सप्लाई रेल हैं तो इनके लिए अलग अलग हमें ब्रिज रेक्टिफायर लगाना होगा। इस पावर सप्लाई के अंदर में देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव रेल दोनों है, तो इसको रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो ठो रेगुलेटर आईसी का यूज़ किया गया है और एक है यहाँ पे देखिए 7905 और एक है आपका 7805। दोनों ही 5 वोल्ट रेगुलेटर हैं, लेकिन ये 7905 वाला आपका -5 वोल्ट रेगुलेटर है और ये +5 वोल्ट रेगुलेटर आईसी है। इन दोनों का पैकेज देख के ही समझ में आता है कि इससे हम लोग 100 मिली एम्पेयर से ज़्यादा करंट ड्रॉ नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा अगर करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट करेगा और खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ टेंटेलम कैपेसिटर्स का यूज़ किया गया है और इसके ऊपर फिलिप्स का ब्रांडिंग है, जो कि काफ़ी हाई क्वालिटी हो सकता है, या हो सकता है कि एक कस्टम मेड कैपेसिटर्स होंगे जो दूसरे कंपनीज के थ्रू फिलिप्स के ब्रांडिंग के साथ बनवाए जाते हों। यहाँ पे देखिए पावर सप्लाई में हमें एक और चीज़ देखने के लिए मिलता है, और ये है आपका इंडक्टर। इंडक्टर्स और कैपेसिटर का दोनों का साथ में यूज़ किया जाता है। इससे हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज़ को क्लियर किया जा सकता है, ताकि हमारा मल्टीमीटर नॉइज़ फ्री ऑपरेट हो सके। अगर पावर सप्लाई ही नॉइज़ी होगा तो इससे हम लोग अच्छे मेजरमेंट्स का उम्मीद नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो पावर सप्लाई का जो भी सप्लाई रेल है वो नॉइज़ फ्री होना चाहिए। इन लॉजिकल सर्किट को ये छोटा वाला रेगुलेटर ड्राइव नहीं कर सकता है। यहाँ पे करंट कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे उसके लिए देखिए अलग से रेगुलेटर आईसी का यूज़ किया गया है, और ये भी 7805 रेगुलेटर है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरह से एक कनेक्टर है, और ये कनेक्टर हमारा सप्लाई कार्ड में यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, ताकि 5 वोल्ट जनरेट हो सके। अभी ये देखिए रेगुलेटर आईसी को डायरेक्ट पीछे वाला जो चेसी है इसी के अंदर माउंट किया गया है, ताकि हीट डिसिपेशन अच्छे तरीके से हो। यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा सरफेस है, आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा सरफेस है, तो हीट डिसिपेशन बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। यहाँ देखिए थर्मल कंपाउंड का भी यूज़ किया गया है, ताकि चेसी के थ्रू हीट का डिसिपेशन हो सके। इसमें एक और पॉइंट मैंने नोट किया है, जो 220 वोल्ट हम लोग इन देते हैं वो डायरेक्ट ट्रांसफार्मर के अंदर चला जाता है। यहाँ पे किसी तरह का कोई भी स्विच का यूज़ नहीं किया गया है। स्विच का जो यूज है वो देखिए सेकेंडरी वाइंडिंग में किया गया है, यानी कि अगर इस मॉड्यूल को आप लोग ऑफ कर देते हो फिर भी ट्रांसफार्मर के अक्रॉस पावर का कंजप्शन होता रहेगा। यहाँ पे काफ़ी सारे आईसीज का यूज़ किया गया है। कुछ आईसी डिजिटल सेक्शन से बिलोंग करता है, कुछ एनालॉग सेक्शन से। इसके अंदर कुछ ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स भी है, माइक्रो कंट्रोलर्स भी है, एडीसी आईसी भी है। तो गूगल पे सर्च करके आप लोग पता कर सकते हो कि वो किस सेक्शन से बिलोंग करता होगा। यहाँ पे आपको देखिए डिसअसेंबली टाइम में जब आप गूगल पे सर्च करोगे तो एक आईसी पे आपको यहाँ पे स्टिकर दिख रहा हो सकता है आपके केस में 2-3 आईसी में हो, तो इस स्टिकर को आपको रिमूव नहीं करना है। क्योंकि देखिए कुछ आईसी पुराने वाले आईसीज ऐसे होते थे जिसके ऊपर में स्टिकर लगाया जाता था, और वो इस तरह का होता था। देखिए जैसे आप स्टिकर निकालोगे तो ये ग्लास के अंदर जो चिप है वो आपको दिखने लगेगा, और ये आईसी इस तरह से बनाए जाते थे ताकि इनको यूवी रेज से इरेज किया जा सके। यानी इस चिप के अंदर अगर यूवी रेज जाता है तो ये अपने आप इरेज हो जाएगा। तो इसके ऊपर जो स्टिकर लगा है इसके अंदर भी सेम कंडीशन है। अगर इसके अंदर स्टिकर को हम लोग निकाल देते हैं तो ये आईसी इरेज हो जाएगा, तो आपका मल्टीमीटर कभी भी काम नहीं करेगा, क्योंकि इसी के अंदर सारा डेटा, कैलिब्रेशन डेटा या फिर माइक्रो कंट्रोलर के लिए जो रिक्वायर्ड डेटा होता है वो इसी के अंदर रहता है। तो इस स्टिकर को आपको नहीं निकालना है। इन प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसे भी आईसीज का यूज़ किया गया है जिनका डेटा सीट आपको गूगल पे नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये कस्टम आईसीज होते हैं, और फिलिप्स इन आईसीज को खुद के प्रोडक्ट के लिए बनाता है। इसका डिज़ाइन पूरे तरीके से कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, ताकि हम लोग ना समझ पाएँ कि इनका यूज़ क्यों किया गया है। देखिए यहाँ पे एक आईसी है 0Q0064, फिर है देखिए एक 60, यहाँ पे है 63, और ये एक आईसी है 61। इनका जो डिटेल होता है या डेटा सीट होता है वो भी आपको गूगल पे नहीं मिलेगा, या आप ये आईसी अगर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ख़राब हो जाता है, तो आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट दूसरे किसी कंपनी के थ्रू नहीं बनाया जाता है। इसको फिलिप्स ही बना सकता है, क्योंकि इसका डेटा फिलिप्स के पास ही रहता है। तो इसके बारे में देखिए हम लोगों को पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक आईसी है 0Q0063। ये आईसी का यूज़ एक और मल्टीमीटर में किया गया है जो कि फिलिप्स के तरफ से ही है। उसका रिपेयर मैनुअल मुझे मिल गया। तो इसका यूज़ किया गया है कांस्टेंट करंट जनरेट करने के लिए। जनरली देखिए कोई भी मल्टीमीटर हो, किसी भी मल्टीमीटर में अगर रेसिस्टर मेजरमेंट का रेंज है तो उसके अंदर एक कांस्टेंट करंट सोर्स तो होगा ही, और उसका यूज़ किया जाता है रेसिस्टर को मेज़र करने के लिए। यहाँ पे हमें बहुत ही प्रिसीजन कांस्टेंट करंट सोर्स चाहिए होगा, तो उसके लिए इस आईसी का यूज़ किया गया है। यहाँ पे आप डेटा शीट में देख सकते हैं कि इस आईसी का यूज़ किया जाता है कांस्टेंट करंट को जनरेट करने के लिए। जनरली ये 1 मिली एम्पियर से लेके 1 माइक्रो एम्पियर तक के करंट को जनरेट कर सकता है, जो कि बहुत ही प्रिसीजन वैल्यू है। जैसे आपको 10 एम्पियर का 10 मेगा ओम का रेसिस्टर मेजरमेंट लेना है तो उसके लिए हमें 1 माइक्रो एम्पियर या 10 माइक्रो एम्पियर करंट का ज़रूरत होगा। तो ये करंट यही आईसी जनरेट करता है।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एक पोटेंशियोमीटर का यूज़ किया गया है और इस पोटेंशियोमीटर का काम होता है रेफरेंस करंट जनरेट करना इस आईसी के लिए। और ये पोटेंशियोमीटर देखिए सेरेमिक से बना हुआ है। सेरेमिक इसलिए बना हुआ है क्योंकि आपको पता है कि जो नॉर्मल जैसे ये वाला पोटेंशियोमीटर है इसमें करंट का लीकेज होता है, लेकिन सेरेमिक के अंदर करंट का लीकेज बहुत कम होता है। तो ये पोटेंशियोमीटर इस आईसी के लिए बहुत ही सूटेबल है। तो आप लोग देख सकते हो कि काफ़ी हाई क्वालिटी कंपोनेंट्स का यूज़ किया गया है। यहाँ पे कुछ प्रिसीजन रेसिस्टर्स का यूज़ किया गया है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एक रेसिस्टर का यूज़ किया गया है। फिर इसके अंदर इस यूनिट के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए 6 बैंड वाले या 6 कलर वाले रेसिस्टर का यूज़ किया गया है, जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं रहता है, ज़्यादातर टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं रहता है। मतलब 4 बैंड या 5 बैंड से तो ज़्यादा एक्यूरेट आपको ये रिजल्ट दे देगा। जैसे टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है तो रेसिस्टर का वैल्यू भी कम ज़्यादा होता है, लेकिन 6 बैंड के केस में ऐसा बहुत ही कम होता है। ये एक ट्रू आरएमएस मल्टीमीटर है, तो इसके अंदर आरएमएस कन्वर्टर आईसी होगा। यहाँ पे एक आईसी है 0Q0061 और एक और आईसी है 0Q0060। इन्हीं में से कोई एक आईसी आरएमएस कन्वर्टर आईसी हो सकता है, क्योंकि ये 16 पिन पैकेज में दोनों ही आईसी हैं। और जो रिपेयर मैनुअल हमें फिलिप्स के मल्टीमीटर का मिला था उसके अंदर आरएमएस कन्वर्टर सेक्शन में 16 पिन आईसी का ही यूज़ किया गया था, और वो भी आईसी कस्टम मेड आईसी ही थे। तो हो सकता है कि इन्हीं में से कोई एक आईसी आरएमएस कन्वर्टर वाला होगा। यहाँ पे एक और आईसी है 0Q0064 और ये हो सकता है कि एडीसी आईसी होगा, क्योंकि जनरली देखिए कोई भी वोल्टेज लेवल हो वो आपको पता है कि एनालॉग फॉर्म में होता है। और यहाँ पे जो मेन माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ किया गया है उसके अंदर जितने भी पिन आप लोग देख रहे हैं उनमें से सभी पिन आईओ पिन हैं, डेटा पिन हैं। इनके अंदर कोई भी एनालॉग पिन का यूज नहीं किया गया है। तो ये एनालॉग वोल्टेज को डायरेक्टली मॉनिटर नहीं कर सकता है, मेज़र नहीं कर सकता है। इसको एक एक्सटर्नल एडीसी चाहिए जो एनालॉग वोल्टेज को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये एडीसी आईसी ही होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के भी हेल्प से कोई भी एनालॉग वोल्टेज है उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के हेल्प से एडीसी को फॉर्म किया जा सकता है। तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई और फिनोमिना हो, लेकिन डेटा शीट नहीं होने के कारण मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता हूँ। नेक्स्ट आईसी है HEF4737VD और ये एक 10 मेगाहर्ट्ज काउंटर आईसी है। तो हो सकता है कि ये फ्रीक्वेंसी काउंटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल आईसी हो, क्योंकि ये मल्टीमीटर अप टू 10 मेगाहर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी को काउंट कर सकता है। तो ये आईसी हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी काउंटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। यहाँ पे एक पावर रेसिस्टर लगा हुआ है और इसका काम होता है मिली एम्पियर करंट को मेजर करना। जो भी करंट आप लोग मिली एम्पियर में इस मल्टीमीटर के थ्रू मेजरमेंट लेते हो तो करंट का फ्लो इसी रेसिस्टर से होते हुए जाता है, और जो भी वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस आता है मल्टीमीटर उसको मेजर कर लेता है। यहाँ पे आप एक फ्यूज़ देख सकते हो। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मेंस वाला फ्यूज होगा या फिर सप्लाई रेल से रिलेटेड फ्यूज होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके मिली एम्पियर वाला जो रेंज है, जब आप इससे ज़्यादा एम्प का करंट फ्लो करवाने लगोगे उस कंडीशन में ये फ्यूज ब्लो हो जाएगा, जल जाएगा जी, ताकि आपके मल्टीमीटर के ट्रेस को बचाया जा सके। तो यहाँ पे देखिए ये सेफ्टी के लिए दिया गया है। जब भी मिली एम्पियर में रीडिंग्स नहीं आते हैं तो आप लोग इसको एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। इसके अंदर और ज़्यादातर आईसीज माइक्रो कंट्रोलर आईसीज हैं, लॉजिक गेट आईसी हैं और फ्लिप फ्लॉप आईसी हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स हैं। इनके बारे में हम लोग रिपेयर सेक्शन में बात कर लेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो रहा है। अभी हम लोग इसके बैक साइड को देख लेते हैं। बैक साइड में हमें कोई भी कंपोनेंट नहीं दिख रहा है कुछ रेसिस्टर को छोड़ के। तो ऐसा लगता है जैसे रिपेयरिंग परफॉर्म किया गया है, रिपेयरिंग किया गया है। लेकिन जब हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं तो ये पता चलता है कि देखिए फैक्ट्री के तरफ से ही पिन का यूज़ किया गया है ताकि उसके ऊपर रेसिस्टर को माउंट किया जा सके। तो हो सकता है कि फैक्ट्री में कैलिब्रेशन के लिए ही ये पिन माउंट किया गया है, ताकि बाद में कैलिब्रेशन के टाइम में रेसिस्टर को अलग से लगाया जा सके। दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हो सकता है कि कोई टेक्निकल रीज़न हो। देखिए यहाँ पे एक पिन है और इस पिन को और इस वाले पॉइंट को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमें बीप आता है। मतलब ये पॉइंट और ये वाला पिन आपस में कनेक्ट है। यहाँ पे कोई भी रेसिस्टर नहीं है, मैंने ट्रेस को भी फॉलो किया है और कोई अदर कंपोनेंट नहीं है। तो इस वायर को, जो ऑरेंज वाला वायर है, इसको इस पिन पे अगर हम लोग कनेक्ट कर दें
तो ये अपने आप यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इंटरनली यहाँ पे ट्रैक है। तो इस वायर को यूज़ करने का क्या रीज़न है, इसके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ। अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर इसके रिलेटेड कोई भी डेटा अगर आपके पास में है तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।